Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB राय सिंह नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोइम रबी बेन एजरा विच इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि आपके बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर है। बहुत ही फेमस ये पोइम है, एक बहुत ही फेमस पोइट के द्वारा रॉबर्ट ब्राउनिंग। आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो बायोग्राफी है वो हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। हमारे जो चैनल है, कॉलेज का ऑफिशियल चैनल है जो, तो उस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले एक पॉर्फिरिया लवर करके एक पोइम है जो मैं करवा चुका हूँ आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, तो उससे पहले मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफिकल जो वीडियो थी वो आपके लिए अपलोड हम कर चुके हैं। ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं रबी बेन एजरा, जो कि बहुत ही एक फेमस पोइम है, एक स्पेशल करैक्टर के बारे में है, रबी बेन एजरा के बारे में ही है। और इस पोइम के जो नरेटर हैं वो रबी बेन एजरा ही हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, एक रैपिड अपने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोइट एंड प्लेराइट whose dramatic monologue made him one of the foremost Victorian poet। ओके, यहाँ पे विक्टोरियन है, आपको बता दूं मैं कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं हमारे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। और इनकी ड्रामेटिक जो मोनोलॉग हैं, इनकी वजह से ये विक्टोरियन पोइट्स में बहुत फेमस हो गए। सबसे ज़्यादा फेमस बन गई ये जितनी भी विक्टोरियन पोइट्स हैं, ओके, उनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, आपको मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी कॉम्पोजिशन होती है, एक ऐसा लिटरेरी स्पीच होता है जिसके अंदर हमेशा साइलेंट ऑडियंस रहती है या एक साइलेंट लिसनर रहता है। ओके, यानी कि आपको लगेगा कि स्पीकर किसी से बात कर रहा है, लेकिन जो लिसनर है वो आगे से आंसर नहीं करेगा। वो एक साइलेंट ऑडियंस होती है, वो एक हो सकता है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो ये भी जो आज की हमारी पोइम है रबी बेन एजरा, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। विक्टोरियन पोइट हमारे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का इनको मास्टर बोला जाता है। बॉर्न ऑन 7 मई 1812 यूके के अंदर इनका बर्थ हुआ था और इटली के अंदर इनकी डेथ हो गई थी 12 दिसंबर 1889 के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं जो हमारी आज की पोइम है रबी बेन एजरा। आज मैं इसका लेक्चर फर्स्ट आपको करवाने वाला हूं। जो पोइम है वो काफ़ी लेंथी है। आपको पहले बता दो स्टूडेंट्स कि ये जो पोइम है बहुत ही लेंथी पोइम है, 32 स्टैंजा है इसके अंदर, पोइम के अंदर। तो ये पोइम है जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ, एक दो वीडियो जितनी भी इसकी बनेंगी। तो आज हम इसका लेक्चर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रबी बेन एजरा के बारे में आपको बता दूंगा और पोइम के थीम्स वगैरह के बारे में बता दूंगा और पोइम लिखने के पीछे मोटो क्या है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उसके बारे में अपना डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो रबी बेन एजरा जो कि हमारी इस पोइम का सेंट्रल कैरेक्टर है, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस पोइम इज रबी बेन एजरा। अब रबी बेन एजरा कौन थे, पहले अपनी ये बात कर लेते हैं। अगर अपने इनके पूरे नाम की बात करें तो आप देख रहे हैं अब्राहम बेन मेयर इब्न एजरा, ये इनका पूरा नाम है। एक ज्यूइश स्कॉलर थे ऑफ 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही विद्वान रहे हैं अब्राहम बेन मेयर इब्न एजरा, जिसको कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने रबी बेन एजरा नाम यूज करते हुए इस पोइम को लिखा है। अब ये कौन थे? 12th सेंचुरी स्कॉलर थे, ज्यूइश थे, वॉज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश ज्यूइश बिब्लिकल कमेंटेटर। अब इनके प्रोफेशंस की बात करते हैं। ये बिब्लिकल कमेंटेटर थे, पोइट्स, जितने भी हमारे 12th सेंचुरी स्कॉलर थे ना, उनके जितने भी बिब्लिकल कमेंटेटर्स थे, पोइट्स थे, मैथमेटिशियंस थे, स्कॉलर्स थे एंड फिलोसफर्स थे, तो उनमें से ये एक है, मतलब उन फेमस पोइट्स में से, मैथमेटिशियन में से, स्कॉलर्स में से, बिब्लिकल कमेंटेटर में से ही एक फेमस स्कॉलर थे रबी बेन एजरा। अब ही रॉट ऑन ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोबिल। ओके, एस्ट्रोलिब। अभी इन्होंने जो लिखा किस पे, ग्रामर पे लिखा, एस्ट्रोनॉमी पे लिखा और एस्ट्रोलिब पे लिखा। ये कुछ इनके लिखने के एरियाज थे जिनके ऊपर इन्होंने लिखा। अब इनका बर्थ स्पेन के अंदर हुआ था 1089 के अंदर और इनकी डेथ 23 जनवरी 1167 स्पेन के अंदर हुई थी। स्पेनिश नेशनलिस्टी थी इनकी। ओके, अगर अपने इनकी सिटीजनशिप की बात करें तो ये एक स्पेनिश थे, ज्यूइश राइटर थे ये। तो अब उनको लेके रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोइम को कंपोज किया है। ओके, तो अब ये पोइम है वो रबी बेन एजरा की कोई बायोग्राफी नहीं है, मतलब उनके लाइफ के बारे में नहीं बताया गया। रबी बेन एजरा के थ्रू ही रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी फिलॉसफी को हम रीडर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते थे। ओके, यही इनका लिखने का मोटो था। अब अगर अपने इस पोइम की बात करें, दिस पोइम
was published in 1864 in Browning ड्रामेटिक पर्सोने। ये जो ड्रामेटिक पर्सोने हैं ये एक कलेक्शन था रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक पर्सोने, जिसके अंदर 1864 के अंदर इस पोइम को पब्लिश करवाया गया था। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इस पोइम के जो नरेटर है वो कौन है? रबी बिन एजरा है। रबी बिन एजरा के बारे में आपने पता कर लिया कि अब्राहम बेन मेयर इब्न एजरा जो कि एक जूइश स्कॉलर थे, 12th सेंचुरी के स्कॉलर थे, जिन्होंने ग्रामर के बारे में लिखा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा और एस्ट्रोलेब के बारे में लिखा। मिडिल एज 12th सेंचुरी के अंदर जितने भी स्कॉलर्स थे, मैथमेटिशियंस थे, ओके, फिलोसफर्स थे, तो उनमें से एक थे। और अब रबी बिन एजरा के अकॉर्डिंग वो क्या मानते हैं? ही कंसीडर्ड दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ मैन्स लाइफ इज ओल्ड एज। रबी बिन एजरा के अकॉर्डिंग लाइफ का सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो ओल्ड एज होती है। यहाँ पे आपको एक मैं सिंपल बात बताता हूँ कि इनके कहने का मोटो क्या है, रबी बिन एजरा क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इंसान अपने बचपन में होता है, फिर इंसान अपनी यंग एज में जाता है, फिर डोमेस्टिक उसका जो सिस्टम है उसमें वो उलझ जाता है, उसके बाद में इंसान के डिक्लाइनिंग एज में आता है। तो आप हर एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि बचपन जो चाइल्डहुड हमेशा अपने साथ नहीं रहता है, यूथ नहीं रहता है, हमारी प्राइम यूथ मैच्योर एज हमारे साथ नहीं रहती है, लेकिन जो ओल्ड एज है ना वो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो जब एक बार हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट चीज़ है ना उसकी बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि लाइफ की जितनी भी स्टेजेस होती है ना, चाहे इंसान का यूथ है, चाहे इंसान का चाइल्डहुड है, उसका प्री जो आप कहें कि मैच्योर, उसका जो अडल्ट एज है वो सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है। दे आर स्लेव ऑफ टाइम, वो सारी टाइम की स्लेव है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके छोड़ती रहेंगी और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? ओल्ड एज बचेगी, जो कि आने के बाद कभी आपको छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना है, थोड़ा स्पिरिचुअल वे में कह रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज में जब इंसान चला जाता है ना तो फिर इंसान को आगे कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब आप बचपन में होते तो आपको लगता है कि यार मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर जब आप बड़े होते तो आपको लगता है कि अब मैं अपने कैरियर के बारे में सोचूं, फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे आगे से आगे आप एक फ्यूचर प्लानिंग सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब ओल्ड एज आने के बाद में तो ऐसी कोई आपको लाइफ की तो कोई चिंता नहीं रहेगी कि अब लाइफ में आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो सिर्फ क्या करते हैं आप अपनी नेक्स्ट जर्नी को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जर्नी कौन सी है? टू द हाउस ऑफ गॉड, भगवान के घर की। थोड़ा स्पिरिचुअल वे में यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने कि आगे अपनी जो जर्नी है, ये तो हमारी फिजिकल जर्नी थी लाइफ की कि हम बड़े हुए, बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद में स्टार्ट होती है फ्रॉम देयर स्टार्ट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, वहां से एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, तो उसकी बारे में बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी लाइफ की एजेस है ना उन सभी में हमें अपना फिजिकल जो एंजॉय है उसको छोड़कर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए ओल्ड एज की। घबराना नहीं चाहिए, ओल्ड एज से कभी घबराओ मत। ओके, वो कहता है कि ओल्ड एज से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने माइंड में सोचो कि आज अपने यंग है और एक आदमी आपके पास में से निकलता है, उसके हाथ में एक स्टिक है और झुकता हुआ चलता जा रहा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं। वो किसी को ऐसा होना अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इट्स अ परमानेंट थिंग। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इंसान ने बूढ़ा होना है, और बूढ़ा होना बेस्ट पार्ट है लाइफ का। बूढ़े होने से डरो मत, उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसका वेलकम करो। यही कहना चाहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये उसकी फिलॉसफी है। अब अपने इस पॉइंट की अगर बात करें, थ्रू द पर्सोनेज ऑफ रबी बिन एजरा, यानी कि रबी बिन एजरा को वो नरेटर बनाते हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या करते हैं, जो कि एक स्कॉलर एंड लर्न ज्यू था, एक ज्यूइश था, स्कॉलर था, आपको बता चुका हूं। द पोइम सेट्स फॉर ब्राउनिंग्स रिलीजियस फिलॉसफी। अब ब्राउनिंग क्या करते हैं, रबी बिन एजरा के थ्रू वो अपनी रिलीजियस फिलॉसफी है ना जो उसकी, वो उसको हमारे सामने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या हमारे सामने रख रहे हैं। द पोइम फाइनल मेटाफर डिस्क्राइब्स द लाइफ एज अ पार्ट दैट इज फैशन बाय द मास्टर्स हैंड एंड आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ अ पर्सन शुड बी मेजर्ड नॉट बाय द वर्क डन बाय द कैरेक्टर दैट हैज बीन मोल्डेड। चलिए, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोइम के अंदर मेटाफर, बहुत ही बड़ा मेटाफर यूज किया है। मेटाफर क्या यूज किया है कि वो इंसान को एक पोट मानते हैं, एक बर्तन मानते हैं, और जो उसका मास्टर है ना, मास्टर कौन? यहाँ पे गॉड है। वो उसको अपने तरीके से डिजाइन करता है, अपने तरीके से ही वो उसको बनाता है। ओके, तो इंसान जिंदगी भर क्या काम करता है इससे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो
जो भगवान ने पोर्ट बनाया था वो कितना उस बात पर खरा उतरता है, कितना वो जो भगवान की जो आप कहें ना कि ऑर्डर्स को मानने वाला, कितना वो स्पिरिचुअल है, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो लास्ट में एक मेटाफर यूज किया। मेटाफर क्या कि वो इंसान को एक पोर्ट मानता है और भगवान को, गॉड को उसने एक पोर्टर माना है, यानी कि एक कुम्हार माना है जो हम ह्यूमन बॉडीज को शेप करता है पोर्ट के रूप में। ओके, तो आप इंडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी फिलॉसफी को यहाँ पे हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू द माउथ ऑफ रबी बिन एजरा। ओके, अब बात करें, इट इज नॉट अ बायोग्राफी ऑफ अब्राहम बिन एजरा। अब आप इस पोइम के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये पोइम कोई अब्राहम बिन एजरा की बायोग्राफी नहीं है, यानी कि इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग उनकी लाइफ के बारे में बता रहा है, उनकी लाइफ में क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक ऑल ऑफ ब्राउनिंग हिस्टोरिकल पोइम, जैसे कि ब्राउनिंग की दूसरी हिस्टोरिकल पोइम्स होती हैं, इट इज अ फ्री इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडिया दैट इब्न एजराज लाइफ एंड वर्क सजेस्ट टू ब्राउनिंग। और कह रहा है कि ये तो टिपिकल ऐसी चीजें हैं, क्योंकि रबी बिन एजरा जिस प्रकार की लाइफ को इंटरप्रेट करता है ना, तो उस आइडिया को रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी लाइफ में लेने के लिए हमें सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ का आइडिया रबी बिन एजरा दे रहे हैं वो उस आइडिया को हमें एक्सेप्ट करना है। एज द सेंटर ऑफ द पोएम इज अ थेस्टिक पैराडॉक्स दैट गुड माइट लाई इन द इनएविलिटी ऑफ इट्स एब्सेंस। ओके, तो लाइफ जो पोइम के सेंटर में आपको एक पैराडॉक्स भी देखने को मिलेगा, जो जब मैं पोइम पढ़ाऊंगा आपको तो पैराडॉक्स आपको क्लियर करूंगा कि कैसे पैराडॉक्स वो यूज कर रहे हैं। पैराडॉक्स बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस ही होती है जिसके अंदर एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। ओके, तो अब इस पोइम का थोड़ा सा बेस बन गया है कि पोइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। रबी बिन एजरा के थ्रू ब्राउनिंग अपनी फिलॉसफी को हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा है। लाइफ की फिलॉसफी है, ओल्ड एज के बारे में पोइम है कि ओल्ड एज का हमें वेलकम कैसे करना चाहिए, इंसान को लाइफ को कैसे देखना चाहिए। ओके, थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो इसका लेक्चर सेकंड है उसमें हम पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, उसका टेक्स्ट आपको पढ़ाना मैं शुरू करूंगा। ओके, तो अब आपको बेस क्लियर हो गया आपका कि हम पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं। रबी बिन एजरा जो कि इस पॉइंट का कैरेक्टर है, इस पॉइंट का नरेटर है, उसकी लाइफ के लिए व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ रबी बिन एजरा टुवर्ड्स लाइफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग उस आइडिया को हमें अडॉप्ट करने के लिए कह रहे हैं और खुद भी अडॉप्ट शायद उन्होंने किया होगा जब वो जीवित थे। ओके, आई होप कि आपको पॉइंट का थोड़ा सा बेस समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।